अच्छी बात है, इंदिरा जी ने पत्र लिखा, नीति आयोग ने पत्र लिखा, अरे भाई सब कुछ लिखा और सब कुछ बहुत अच्छा था, तो 11 साल से सरकार ईवीएम की मशीनें अगर पूरे देश में एक ही बार में चुनाव होता है तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का वेलफेयर स्कीम्स रुक जाती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जब चलता है या इलेक्शन होता है तो क्या सरकार रुक जाती नहीं है? ये इलेक्शन कमीशन का खर्चा नहीं है, ये है कि किस कैंडिडेट उनका भी खर्च मिलाकर है। बच्चे में तो पूरे क्या जब इकट्ठा चुनाव होगा चुनाव में सबको मानती है। और ये किसकी है रिपोर्ट ये भी बता दूं, क्या संख्या होती है टीचरों की जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज को पढ़ाते हैं, वो सब क्या चुनाव कराएं, केवल वोटर लिस्ट बनाएं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, हरियाणा महाराष्ट्र का तो चुनाव कराएंगे, आचार संहिता कराएंगे, हर समय बताइए ना बात तथ्य नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव कराने में कल्याण आपको बताइएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आचार संहिता आपने विकास के काम जो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। दोस्तों कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर जबरदस्त बहस हुई। के शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाए, जिनमें चुनाव खर्च में कमी, आचार संहिता के प्रभाव से मुक्ति, सुरक्षा बलों पर कम बोझ, विकास कार्यों में तेजी और राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी शामिल है। दूसरी ओर आलोक शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया और कहा कि यह भाजपा के फायदे के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने संवैधानिक बाधाओं, संघवाद की चिंता, प्रशासनिक और लॉजिस्टिक चुनौतियों, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की चिंता और एक ही पार्टी के वर्चस्व के बारे में भी चिंता व्यक्त की। आलोक शर्मा ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए बोला कि अगर वे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इतने ही सीरियस थे तो 10 साल से उनकी सरकार होने के बावजूद पहले क्यों नहीं लेकर आए। उनका बोलना था कि अगर लोकसभा में किसी सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं आता है और किन्हीं कारणों से सरकार गिर जाती है तो क्या उसके साथ सभी राज्यों के चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता और संवैधानिक प्रभावों पर प्रकाश डालता है। तो देखते हैं इस गर्मा गर्म बहस को जो वन नेशन वन इलेक्शन पर आज तक पर हुई, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने स्टूडियो में बैठी पब्लिक से सवाल पूछा कि कितने लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है और कितने इसके खिलाफ है। इस पर जनता का मत जानना वास्तव में दिलचस्प था। वीडियो को आखिरी तक देखें, जिसमें जनता ने अपना फैसला सुनाते हुए बता दिया कि वह क्या चाहते हैं और जनता के फैसले पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा का क्या कहना था। ये बहुत ही दिलचस्प रहा। तो शुरू करते हैं के शर्मा और आलोक शर्मा के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बहस। फैसला आप पर छोड़ते हैं, आप अपना मत कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। चालू करो बे। इसे वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए उनका आरोप है कि आप एक ही पार्टी की सरकार देश पर थोपना चाहते हैं। नेशन वन इलेक्शन ये कोई नया इशू नहीं है। हाँ। ये इशू यदि मैं इसकी बेसिक बता दूं, क्योंकि यहाँ बहुत युवा मेरे मित्र बैठे हैं, कि ये जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद जो 4 चुनाव हुए हैं 1951, 1957, 1963 और 1967, ये चारों चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। इसके बाद कुछ कारण रहे कि इसके ये जो क्रम था ये परिवर्तित हो गया, लेकिन 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को एक प्रस्ताव भेजा, सिफारिश भेजकर कहा कि ऐसा साथ साथ ही कराना चाहिए। इसके बाद 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट देख लीजिए, 2015 में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट देख लीजिए, या अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट। तो आपका मेन आर्गुमेंट है कि पहले से सोचा हुआ कुछ नया नहीं आप ला रहे हैं। हमने जो कांग्रेस के द्वारा जिस ढंग से इसको कांग्रेस कार्यकाल में ये क्रम टूटा था उसको हम फिर से सही रास्ते पे लाना चाहते हैं और हम चुनाव फिर से एक साथ यानी वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम हम फिर से प्रारंभ करना चाहते हैं, ताकि उसके जो कई लाभ हैं उसका भी अवसर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? जेपीसी में पहली बैठक की शुरुआत हो गई है। वन नेशन और वन इलेक्शन की बात इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इंदिरा जी ने पत्र लिखा, नीति आयोग ने पत्र लिखा, अरे भाई सब कुछ लिखा और सब कुछ बहुत अच्छा था, तो 11 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, अभी क्यों याद आया? फिर 11 साल पहले ले आते इसको। आपके तो 303 सांसद भी आए थे 6 साल तक। मोदी जी से पहले लगातार 6 साल सरकार वाजपेयी जी की भी रही, तो उस समय पर किसी ने क्यों नहीं मूव किया? कोई जवाब नहीं। इनके पास 4 तर्क देते हैं बार बार कि खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। कोई स्टडी किसी ने कराई? इलेक्शन कमीशन ने 2019 और 2024 के खर्चे के आंकड़े अभी तक नहीं दिए, और 2014 के दिए हैं। मैं चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जरूर बता के जाएं कितना खर्चा हुआ था। जीडीपी का मात्र 0.2%, 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2014 में, और वो हमारे जीडीपी का 0.02%। 19 और 24 के अभी तक आंकड़े नहीं आए। कोई इलेक्शन कमीशन ने कमेटी नहीं बताई, कोई नीति आयोग ने कमेटी नहीं बनाई, कोई स्टडी नहीं हुई कि क्या खर्चा कम होगा ज्यादा होगा। केवल ईवीएम की मशीनें अगर पूरे देश में एक ही बार में चुनाव होता है तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। एक प्राइवेट कंपनी की स्टडी के माध्यम से अगर देखें तो वो 11,000 करोड़ के करीब है।
मैं फिर कहूंगा कि दूसरा तर्क देते हैं कि साहब चुनावी मोड में रहते हैं, सब वेलफेयर स्कीम्स रुक जाती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जब चलता है या इलेक्शन होता है तो क्या सरकार रुक जाती है? केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारी अब मैं बोलूं बाकी अंजना जी? अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं। मैं अंजना जी नहीं, एक मिनट रुकिए ना जरा। इनका बार बार किया जाता है कि साहब एक बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा तो समय खराब नहीं होगा। अरे भाई समय कैसे खराब नहीं होगा? अब हमारे 4-5 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो कमेटी बनाई गई वो कंप्लीटली बायस थी। वो भाजपाइयों की कमेटी थी, भाजपा के तमाम लोग निकले हुए उस कमेटी में या भाजपा के माइंडसेट के लोग हैं। क्यों नहीं विपक्ष को रखा? क्यों नहीं बाकी रीजनल पार्टीज को रखा उसके अंदर? क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट पहले से ही है कि हमें देश को उलझा कर रखना है। दूसरा, जो भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें आए हैं वो सब नीति आयोग से आए हैं, और नीति आयोग पे कब्जा किसका है? नहीं, उस कमेटी में तो मनीष जेपीसी जो बनी है उसमें मनीष तिवारी जी भी, आप जेपीसी उसको की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, जो ओरिजिनल कमेटी जो कोविंद साहब की नेशन कमेटी। वन इलेक्शन ठीक। के लिए जो कमेटी बनी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस कमेटी में सारे भाजपाई लोग, क्यों नहीं विपक्षी लोगों को रखा गया? एक को भी नहीं रखा गया। जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, अगले पॉइंट पर। नहीं, हो गया बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। 2-3 प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, उसके बाद उत्तर देंगे। तो 2-3 प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, खर्चे का प्रश्न उठाया है। और अंजना जी, मैं ये आज तक का ही रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। आज तक के द्वारा ये जारी किया ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और ये किसका है? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट कमीशन का खर्चा नहीं है। नहीं अंजना जी, ये है कि किस कैंडिडेट लेकिन ये इंडिविजुअल्स जो चुनाव लड़ते हैं उनका भी खर्च मिला, उनका भी खर्च मिला कर है। खर्चे में तो पूरे आएंगे ना। अरे खर्चे में तो पूरे क्या जब इकट्ठा चुनाव होगा चुनाव में खर्चा नहीं होगा? फिर ये तरीका कैसे हो सकता है? नहीं, आप गलत बोला, चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इस रिपोर्ट को मानती हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली सही रिपोर्ट है ये। और ये किसकी है रिपोर्ट, ये भी बता दूं। ये आकलन निजी इलेक्शन कमीशन का खर्चा नहीं है। मीडिया सीरीज ने किया। ये आज तक द्वारा जारी रिपोर्ट्स है जिसमें कहा गया है कि 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। कैंडिडेट 2014 का जो चुनाव है उसमें 30,000 करोड़, और अभी 24 के चुनाव क्या आने हैं। लेकिन इसमें इन्होंने अभी पूछा कि क्या क्या आपके लाभ होंगे। मैं आपको लाभ भी बताना चाहता हूं। इससे क्या होता है? चुनाव कौन कराता है? चुनाव कराने के लिए आज देश की सरकारी मशीनरी लगती है, सरकार के लोग लगते हैं। सबसे ज्यादा उसमें संख्या होती है टीचरों की, जो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और इंटर कॉलेज को पढ़ाते हैं। इसके बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी, क्लास 1 ऑफिसर्स जो जिले स्तर पर होते हैं, ये सब उस चुनाव के अंदर लगते हैं। इससे सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसी उनका जो है, उनकी सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। अब इन सब का यदि आप साल भर 5 साल तक कंटिन्यू चुनाव होता रहे, हर साल 2-3 विधानसभा होता रहे, तो क्या होगा? ये सारे एंगेज हैं, तो शिक्षा का क्या होगा? बच्चे को कौन पढ़ाएगा? कहां जाएंगे बच्चे? वो सब क्या चुनाव कराएं, केवल वोटर लिस्ट बनाएं? तो अभी और यही काम होगा। का चुनाव इकट्ठा क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? एक मिनट मुझे बात पूरी करनी है। हरियाणा महाराष्ट्र का तो चुनाव इकट्ठा कराएंगे नहीं। आचार संहिता लगती है, कराएंगे हर समय आचार संहिता लगती है आप लोगों को। अब ये बीच में इसलिए बताइए ना, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव कराने में गलत हूं तो आप लोग बताइएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आचार संहिता सारे विकास के काम रुक गए। विकास के काम जो है आचार संहिता के कारण नहीं हो सकते। 5 साल तक आप जो है हर साल चुनाव होते रहे। भाई आप तो आचार संहिता लागू होने के बाद किसान सम्मान निधि भी डाल देते हैं। इसके अलावा क्या अकाउंट में डालते हैं कि नहीं डालते? भ्रष्टाचार और काले धन जो उपयोग होते हैं उसमें भी कमी आएगी। इसमें कौन सी स्टडी कह रही है? ठीक है। अब आलोक जी का एक सवाल है, उसके बाद आशुतोष जी तुरंत आपके पास आ रही है। आलोक जी, जो नंबर्स हमारे पास है आने वाली है। हाँ ठीक है। चुनाव का साल दर साल खर्च वाली भी ये रिपोर्ट है पूरी, जिसमें 1952 में अगर 10 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था, तो वही 2014 जब तक के आंकड़े हैं 3,870 करोड़। ये इलेक्शन कमीशन का खर्च है ना। 10 करोड़ से आप 3,870 करोड़। और ये जो अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको वहां महीनों जाकर रहना पड़ता है, ये एक अलग समस्या है। मतलब अगर नॉर्मल विवेक से हम बात करें तो सबको लगेगा कि एक साथ चुनाव करिए, खत्म कीजिए, हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है। ये आप ही लोग का उत्तर देता हूं। ये बीजेपी के सामने आप लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो ये फायदा ले जाएंगे? इसकी मूल वजह क्या है जो आपकी चिंता है? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खाने वाली पार्टी है, बीफ कंपनियों से पैसा लेने वाली पार्टी है, रिसोर्सेज में धनाड़े हैं, इनके पीछे अडानी जैसे बड़े बड़े धनाड़े लोग खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनको आसानी रहेगी। लेकिन हमारा मूल प्रश्न वो नहीं। हमारा मूल प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र के ऊपर आघात होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात होगा। आप मुझे केवल ये बताइए,
आज यहां पर मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन पास हो गया और उसके बाद मोदी जी की सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी, तो क्या आप सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार 40 एमएलए वाली, अगर वहां पर सरकार गिर गई तो क्या सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराएंगे? कोई लॉजिक नहीं है इनके पास। अंजना जी ने सही आंकड़ा दिया कि 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 19 और 24 के आंकड़े क्यों नहीं आए आज तक देश के सामने? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आंकड़े देश के सामने आए। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना वो है कि खर्चा कम होगा, तो पिछले 11 साल से कोई स्टडी कराई आपने? नहीं कराई। ठीक है, चलिए सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड कैसे कम होगा? एक बार यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सब झूठ बोला गया है, एक सेकंड सर, ऐसे रुकिए, प्रश्न आपसे करती हूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो, देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, एक बार जिप से दिखा दीजिए। मुझे लगता है ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मानते हैं एक साथ चुनाव होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बैठा है यहाँ पर जो मानता है कि एक साथ नहीं होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग इतने। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।